गुड इवनिंग क्लास। वेलकम इन मिश्रा सक्सेस क्लासेस। बेटा आज हम लोग सिविक्स का भाग एक समकालीन विश्व राजनीति में पहले चैप्टर में जो कल का वीडियो अधूरा रह गया था आज उसको पूरा करेंगे। तो शीत युद्ध के दौर में आज हम शीत युद्ध की प्रकृति के बारे में देखेंगे। शीत युद्ध की प्रकृति क्या है, सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए। विशेषताएं का मतलब होता है अच्छाइयाँ, जो हम लोग कल पढ़े थे कि शीत युद्ध की विशेषताएं क्या है। आज हम लोग प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, यानी शीत युद्ध का नेचर कैसा था, किस टाइप का था। तो देखिए इसकी जो प्रकृति थी वह कूटनीतिक युद्ध थी, जिसमें युद्ध होने की संभावना हमेशा बनी रहती थी। यानी कि जो दोनों देश थे, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, बार बार मैं नाम इसलिए लेती हूँ कि आप बच्चों को नाम याद हो जाएं अच्छे से। तो ये दोनों देश आपस में कूटनीतिक चालें चल रहे थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और छोटे छोटे राज्यों को, देशों को अपने अंदर मिलाने के लिए। लेकिन वास्तव में ये प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, ये हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये दिमागी चालें थी। दिमाग से मात देने की कोशिश की जा रही थी। ये संभावना हर पल बना हुआ था कि अगले ही क्षण युद्ध हो जाएगा, युद्ध की घोषणा हो जाएगी। तैयारियां दोनों तरफ से पूरी थीं, सेनाएं तैयार खड़ी थीं युद्ध के लिए। लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं हुआ, यह सिर्फ वाक युद्ध बन के रह गया था। अगला पॉइंट है हमारा, जो कमजोर राष्ट्र थे उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए दोनों राष्ट्र आर्थिक सहायता देते थे उन्हें, और कूटनीति का प्रयोग करते थे। जो भी छोटे राज्य थे उनको जैसे धन की जरूरत पड़ती थी तो ये बड़े देश उन्हें मुहैया कराते थे, और भी बहुत सारी मदद करते थे ताकि वो इनकी तरफ मिले रहें। इसकी प्रकृति वास्तविक युद्ध की नहीं बल्कि कूटनीति से प्रभावित वाक युद्ध थी। अब ये तो हो गई प्रकृति, अब हम देखेंगे शीत युद्ध के कारण। बच्चे, जो शीत युद्ध का मेन कारण था और सबसे बड़ा कारण था वो था परमाणु बम की तकनीकी। वास्तव में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के पास परमाणु बम था, और परमाणु बम के दम पर ही वो अपने आप को पूरे विश्व में सबसे बड़ा दिखाने की होड़ में लगे हुए थे कि मैं बड़ा हूँ और मैं बड़ा हूँ। दोनों एक दूसरे को परमाणु बम की धमकी दिया करते थे कि परमाणु बम गिराकर धरती को निशानाभूत कर देंगे। अब नेक्स्ट जो दूसरा कारण था वो था बर्लिन की घेराबंदी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बर्लिन एक छोटा सा शहर था, और बर्लिन में सोवियत संघ द्वारा यूएसए की आलोचना की गई, और जून 1948 में बर्लिन में दीवार चला करके बर्लिन को पूरी तरह से घेर लिया गया था, बर्लिन की घेराबंदी कर ली गई थी। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है U-2। U-2 क्या है? एक अमेरिका का जासूसी विमान था जो सोवियत संघ के क्षेत्र में ऊपर उड़ रहा था, और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वास्तव में सोवियत संघ में हो क्या रहा है। इस जासूसी विमान को सोवियत संघ ने मार गिराया। तो शीत युद्ध का यह भी एक कारण था, क्योंकि किसी की जासूसी विमान गिराने का किसी भी देश को अधिकार नहीं है। चौथा हमारा जो पॉइंट है वो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध। 1965 ईस्वी में सोवियत संघ की मध्यस्थता यूएसए को सही नहीं लगी, क्योंकि सोवियत संघ ने पाक का साथ दिया था और मध्यस्थता किया था, जिस कारण तनाव बढ़ गया था। ये तो रही शीत युद्ध के कारण, और अब हम देखेंगे शीत युद्ध के परिणाम। बच्चे, अभी तक हम लोगों ने कारण देखा और प्रकृति देखा, अब हम शीत युद्ध के परिणाम देखेंगे। इसके परिणाम क्या हुए? पश्चिमी गठबंधन यूएसए के द्वारा अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना की गई, और इस संगठन में कुल 12 देश शामिल थे। पूर्वी गठबंधन जो सोवियत संघ का था ने सन 1955 में 1955 में वारसा नामक संधि की, और अमेरिका ने शीटो और शेंट्रो के जवाब में सोवियत संघ से इराक के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाया। साथ ही जो आज़ादी के बाद
देश स्वतंत्र हुए थे, छोटे छोटे देश थे, उनको दोबारा से अपनी आज़ादी खोने का भी डर था, क्योंकि पूरा विश्व शीत युद्ध के कारण दो भागों में बट गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध का जो प्रभाव था उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि जो ये शीत युद्ध हुआ वो देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी, बाहर के देशों में भी अशांति फैला दिया। तो इसके क्या क्या प्रभाव हुए? शीत युद्ध के राजनीतिक संबंधों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। सबसे पहले तो द्विध्रुवीकरण राजनीति का उदय हो गया। दो राजनीति उभर के आई सामने, पूंजीवाद और साम्यवाद। तो पूरी दुनिया दो भागों में बट गई। तो पहला कारण था द्विध्रुवीय राजनीति का उदय हो गया। दूसरा क्या था? सैन्य गठबंधनों का उदय हो गया। या युद्ध होने के बाद जो निशस्त्रीकरण पर बल दिया जा रहा था वो सैन्य गठबंधन के रूप में बदल गया। तीसरा जो कारण था, शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला इस युद्ध के कारण। और चौथा, गुट निरपेक्षता की जो तीसरी नीति निकल के आई, गुट निरपेक्षता की आई। यानी भारत जैसे बहुत से देश ऐसे थे जो ना पूर्वी यूरोप के साथ संबंध रखना चाहते थे, पश्चिमी यूरोप के साथ, और पश्चिमी अमेरिका के साथ। तो ये क्या हुआ कि इसकी वजह से ये गुट निरपेक्ष बन गया। मतलब निरपेक्ष का मतलब निधनपेक्ष, मतलब किसी के पक्ष में नहीं, बराबर किसी के पक्ष में यह देश नहीं थे। जिसका मुखिया कौन था? देश नहीं थे, जिसकी अगुवाई भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। अब लास्ट जो हमारा पॉइंट है, शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ का पूरी तरह से विघटन हो गया, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई और जो वास्तविक रूप से सत्ता में उभर के आई तो अमेरिका आई, संयुक्त राज्य अमेरिका आई। नेक्स्ट, भारत और शीत युद्ध, यानी शीत युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ने किसी के पक्ष में युद्ध नहीं किया, ना ही किसी का सहयोग दिया, तटस्थ रहकर युद्ध शांति के लिए प्रयासरत रहा। अब शीत युद्ध के समय में जो दो ध्रुवीय व्यवस्था हुई तो ये दो नामों से जाना गया। पहला पश्चिमी गठबंधन, जिसमें अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और बहुत से देश थे, बहुत से उसके सहयोगी देश थे, ठीक है। पूर्वी गठबंधन में सोवियत संघ था और उसके सहयोगी बहुत से देश थे। तो ये तो आपने देखा यहाँ तक दो ध्रुवीय व्यवस्था। अब दो ध्रुवीय विश्व के उदय का जो कारण था वो सभी जानते हैं कि शीत युद्ध का प्रारंभ होना ही था और विश्व के उदय का प्रमुख कारण यही माना जाता है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच महाशक्ति बनने की होड़, पारस्परिक प्रतिद्वंदता बढ़ती चली गई। दोनों गुट कौन से? अमेरिका और सोवियत संघ अपने राजनीतिक और सैन्य प्रभाव के बढ़ाने के लिए छोटे देशों पर नियंत्रण करना चाहते थे। अब कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा फिर से एक बार रिवीजन में क्यूबा मिसाइल संकट, क्योंकि क्यूबा मिसाइल संकट मोस्टली बोर्ड के पेपरों में पूछ लिया जाता है। लेकिन बच्चे आप लोग इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंडों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, तभी हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए इसी तरह के नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। नमस्कार।